हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले CCRAS की नोटिफिकेशन आई है और एडमिट कार्ड इशू हो गई है, तो उसी के तैयारी के लिए हम लोग सभी जुट गए हैं और उसी में जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हर दिन मैं लेके आ रहा हूं। जिसमें कल मैंने पहली वीडियो डाली थी, उसके बाद आज एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर हूँ। और जो लोग CCRAS या फिर CHSL LDC मतलब किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे रात के वीडियो जो एक क्विज़ के तरह की आती है 10 से 11 के बीच में, उसे भी ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1949, 1962, 1954 यानी 1949, 1962, 1954 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी आंसर की बात करें तो वो होगा 1954। और यह पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था भारत और चीन के बीच में। और यह इसी समझौते के अनुसार भारत एवं चीन के बीच में तिब्बत संबंधी जो समझौता हुआ था वो इसी समझौते को आधारभूत मानकर बनाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? वो है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जिसके ऑप्शन है प्रकाश सिंह कैरो, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो वो हैं MS स्वामीनाथन। ये और वहीं पे अगर विश्वव्यापी यानी कि हरित क्रांति का जनक सिर्फ कहा जाए तो फिर वो कौन हो जाएंगे? वो होंगे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में ये हरित क्रांति कब लागू की गई थी? तो 1966 में से लेके 1967 का जो ईयर पीरियड था, फाइनेंशियल ईयर था, उसी में ये हरित क्रांति को लागू किया गया था। अगर आपको ये सारा चीज़ पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, पूना संधि कब की गई थी? जिसके ऑप्शन है 1919, 1932, 1937, 1935 और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1932 यानी 1932। और ये जो पूना पैक्ट हुआ था या फिर पूना संधि जो हुआ था वो किन लोगों के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। और इस जो ट्रीटी या फिर पैक्ट के बीच का जो मेन रीज़न क्या था? तो वो था निचली समुदाय को बढ़ावा देना यानी आरक्षण को मजबूत करना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? वो है, गिर का वनों शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर का जो वन है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है और यह गिर वन किस राज्य में अवस्थित है? जिसके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा कि गिर जो है वो गुजरात में है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर कौन है? तो वो है आचार्य देवव्रत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया है? वो है, इबोला क्या है? जिसके ऑप्शन दिए हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा वायरस। ठीक है। और वायरस के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी और ले तो वो क्या है कि वायरस की खोज किसने की थी? काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इवानोवस्की ने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? वो है, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे होना चाहिए था शांत घाटी, शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? जिसके ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा केरल। केरल में साइलेंट वैली है। और यह साइलेंट वैली क्या है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? वो है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? जिसके ऑप्शन है नर्मदा नदी, मंडोवी नदी, ताप्ती नदी, पेन्नार नदी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शायद आप लोगों को पता हो, इसका आंसर होगा मंडोवी नदी। ठीक है। और गोवा के बारे में अगर थोड़ी सी और जानकारी लें तो क्या मिलती है कि गोवा की जो राजधानी है
वो है पंजी, और इसके सीएम कौन है तो वो है प्रमोद सावंत। और वहीं अगर इनके गवर्नर की बात की जाए तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हमारा जो प्रश्न आया है वो क्या है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, जिसके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा तो वो होगा वित्त मंत्रालय के सचिव। आप लोग काफ़ी बार गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी टिक करके निकल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वो 1 रुपये से ऊपर के मूल्य पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया है, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिसके ऑप्शन है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज। और इसका जो आंसर होगा, वैसे तो राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की, जिसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रह्म समाज। वहीं अगर ब्रह्म समाज में देखिए राजा राम मोहन राय ने अकेले नहीं किया था, इसके स्थापना में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी मदद की थी। और इसका स्थापना कब किया गया था तो वो किया गया था 20 अगस्त 1828 में, यानी 20 अगस्त 1828 में। और यह कहाँ किया गया था तो वो किया गया था कोलकाता में। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग मेरे वीडियो को देखने बैठे तो आप अपने साथ में एक कॉपी और कलम ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि जब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन सेम टू सेम ना है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, इसके बाद मैं क्या बता रहा था, जो ब्रह्म समाज के स्थापना 20 अगस्त यानी 20 अगस्त 1888 में देवेंद्रनाथ टैगोर एवं राजा राम मोहन राय ने कहाँ करी थी, कलकत्ता में की थी। वहीं अगर आर्य समाज की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। और अगर प्रार्थना समाज की बात करें तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। क्या है, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, जिसके ऑप्शन है एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा तो वो होगा ट्रोपोस्फेयर। अगर यह हिंदी में दिया हो तो हिंदी में इसका होता है क्षोभ मंडल। बहुत बार लोगों के साथ ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में दे दिया जाता है और हिंदी वाले लोग परेशान होते हैं। तो मैं यही आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को अच्छे से दिमाग में बैठा के चलें। तो इसका आंसर क्या हो गया, वो हुआ ट्रोपोस्फेयर। और इसी का हिंदी क्या होता है, वो होता है क्षोभ मंडल। और अगर सबसे बाहरी परत मतलब आउटर मोस्ट की बात करें तो वो होता है एक्सोस्फेयर यानी बाह्यमंडल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। यानी अगर आपको कहीं से भाप लग जाए तो वो ज़्यादा जलन करता है। उसका कारण क्या होता है, उसके ऑप्शन है शरीर के कार्य में उपस्थित क्षेत्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। यानी वो जो हमारा रोम छिद्र होता है जिससे पसीने बाहर आते हैं, उसके द्वारा बोला जा रहा है कि भाप आसानी से प्रवेश कर जा रहा है। दूसरा क्या है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। तीसरा क्या है, भाप एक प्रकार का गैस है, यह क्या करता है, काय यानी बॉडी का जो स्किन है उसको शीघ्रतापूर्वक निमग्न कर देता है। निमग्न मतलब गीला कर देना। भाप का ताप बहुत अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अवेलेबल होती है, यानी भाप में गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट अवेलेबल होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है, जिसके ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, कथकली, मणिपुरी, गरबा। तो इसका आंसर क्या होगा, वैसे तो आप लोग सबको पता होगा कि गरबा जो है वो गुजरात में खेला जाता है, एक तरह का नृत्य है। और मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो यह केरल का नृत्य है। कथकली की बात करें तो यह भी केरल का नृत्य है। मणिपुरी की बात करें तो यह मणिपुर का सांस्कृतिक नृत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया है, वह है जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है, यानी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जीन होता है वो क्या कहलाता है।
जिसके ऑप्शन दिए गए हैं स्यूडोजीन, प्लियोट्रॉपिक, कम्प्लीमेंट्री, पॉलीजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉलीओट्रॉपिक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जीनों के संयोजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक जीन के आनुवंशिक प्रभाव का वर्णन करता है। पॉलीओट्रॉपिक जो होता है वो क्या होता है, जीन के संयोजन, यानी संयोजन मतलब जुड़ना, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीन का जो आनुवंशिक प्रभाव है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जीन जो है फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन या फिर मदर फादर से क्या होता है, अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो वही बताया जा रहा है कि जीनों के जब जुड़ने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक जीन के आनुवंशिक प्रभाव का वर्णन करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? जिसके ऑप्शन है बैकुरल, साइडिडी, रदरफोर्ड, क्यूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा बैकुलर। और रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो वो भी बैकुलर है। इसके बाद अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, और वहीं अगर क्यूरी की बात करें तो इन्होंने यूरेनियम की खोज की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन रहता है? जिसके ऑप्शन है कोबाल्ट, जिंक, निकल, आयरन। तो B12 में आप लोगों को पता होगा कि विटामिन B12 में कौन सा धातु रहता है, तो वो होता है कोबाल्ट। आयरन की बात करें तो वो किस में ज़्यादा होता है? वो होता है विटामिन ए में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, वो हरी साग सब्जियां हैं, और हरी साग सब्जियों में आयरन काफ़ी मात्रा में मौजूद रहता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? जिसके ऑप्शन है साहित्य, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा साहित्य। और यह साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था गीतांजलि के लिए। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो पहले गैर यूरोपियन, यानी इस यूरोप को एक्सेप्ट यूरोप कंट्री को छोड़ के अलग कंट्री से, अलग कॉन्टिनेंट से आए हुए व्यक्ति थे। और इन्हें किस पुस्तक के लिए मिला था? तो वो थी गीतांजलि। कब मिला था? तो 1913 में। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, गरुड़ ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? जिसके ऑप्शन है बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो गरुड़ ऐप का अगर बात करते हैं तो गरुड़ ऐप जो है वो बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह ऐप किस लिए लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था कोरोना मरीज की मॉनिटरिंग हेतु किया गया था। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार ने अलग अलग ऐप भी लॉन्च किए थे, जिसमें से प्रमुख ऐप है संजीवन ऐप, इंद्रब्रज ऐप, जिसमें इंद्रब्रज ऐप जो है वो अगर कहीं थंडरिंग होता है, यानी बिजली गिरती है, तो उसका जानकारी देता था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। और आप लोगों से एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, नूर क्या है? जिसके ऑप्शन है प्रक्षेपास्त्र, सैन्य उपग्रह, मालवाहक जहाज, पनडुब्बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो नूर जो है वो एक तरह का सैन्य उपग्रह है। और यह किस देश का सैन्य उपग्रह है? तो ईरान द्वारा परीक्षण किया गया पहला सैन्य उपग्रह है। ठीक है, ये जो अभी लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है वो मैंने अपनी मर्जी से, मतलब अपने से खुद से रिसर्च करके करंट से डाले हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक बात और कहूँगा, आप लोग ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ रात में जो क्विज़ वाली वीडियो आती है उसे भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि आप CCRAS में ही सिर्फ नहीं बैठना है, आपको अलग अलग एग्ज़ामों में भी बैठ के अपीयर होना है, पास होना है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। इसके लिए आप जितना से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसान होगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, SAR-X का आयोजन कहाँ किया गया? जिसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा गोवा। ठीक है, और यह SAR-X का फुल फॉर्म क्या है? तो सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। S से सर्च, A से एंड, R से रिसर्च, X मतलब एक्सरसाइज। और यह
कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा में आयोजित किया गया था और यह भारतीय तटरक्षक द्वारा किया गया एक अभ्यास है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक, दैट मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। टाइफून गोनी कहाँ पर आने वाला तूफान था? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं फिलीपींस, थाईलैंड, चीन, जापान। और इसका आंसर क्या होगा? वो होगा फिलीपींस। फिलीपींस में यह पूरे 2020 में आने वाला सबसे भयंकर तूफान था जिसका नाम था टाइफून गोनी। और अगर फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो मनीला होता है। फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया गया जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो कौन सा है? वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।